कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हमने पढ़ा था, हमने कॉर्पोरेशंस के बारे में पढ़ा था कि कॉर्पोरेशंस जो है वो इंटाइटल्ड होती हैं कि वो भी पब्लिक से लोन जो है रेज कर सकें, फिनेंसिंग कर सकें पब्लिक से। तो वो करती हैं बॉन्ड इशू करके। तो बॉन्ड जब वो इशू करते हैं तो उन बॉन्ड्स की जो है रेटिंग होती है। बिल्कुल वैसे ही जब आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक होती है। अगर आपका कोई हिस्ट्री है बैंक के साथ, किसी भी बैंक के साथ कोई हिस्ट्री है, तो उसका डाटा उनके पास समहाउ उनको किसी न किसी तरह से अवेलेबल होता है थ्रू सेंट्रल बैंक। तो वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखते हैं कि अगर आपने पहले लोन लिया था तो किस तरह से आपने उसको रीपे किया। तो क्रेडिट वर्दीनेस वो चेक करते हैं। इसी तरह से आपकी जो कॉर्पोरेशन होती है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, उसकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर आपकी जो बॉन्ड होते हैं या आपके जो बॉन्ड्स पहले आप अगर आपने इशू किए हैं तो उनकी बेसिस के ऊपर वो रेटिंग्स करते हैं। तो रेटिंग्स के लिए हमारे पास बॉन्ड्स की रेटिंग्स के लिए दो इंटरनेशनल जो है रेटिंग एजेंसीज हैं जो उसको रेट करती हैं। उनका हमने शायद नाम देखा भी था लास्ट क्लास के अंदर। एक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, S&P जिसको बोलते हैं, और एक आपका मूडीज है, मूडीज भी उसको रेट करता है। आपने ये दोनों जो रेटिंग एजेंसीज हैं ये गवर्नमेंट की भी रेटिंग करती हैं कि आपकी गवर्नमेंट कैसी जा रही है, यानी सॉवरेन रेटिंग्स भी करती हैं। तो बहरहाल हम वो साथ ही बात आ गई, हम ये देख रहे हैं कि जब बॉन्ड इशू होते हैं तो बॉन्ड की रेटिंग होती है। तो बॉन्ड की रेटिंग क्या बताती है? वो हमें ये बताती है कि ये बॉन्ड कितना रिस्की है। रिस्की का मतलब क्या है कि अगर आपने आपकी कॉर्पोरेशन है उसने बॉन्ड इशू किया, कितना चांस है कि वो अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से आपको इंटरेस्ट ना पे कर सकें, या उसको उसकी मेच्योरिटी के ऊपर आपको फेस वैल्यू पे ना कर सकें। तो इसको आप कहते हैं क्रेडिट रिस्क, यानी उसकी डेट के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, उसकी वैल्यू के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। इन अदर वर्ड यू कैन से कि डिफॉल्ट करने का जो है कितना रिस्क है उसका। डिफॉल्ट का मतलब वो पे ना कर सकते टाइम के ऊपर, तो उसको हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो आज हम कारपेट बॉन्ड्स को देखेंगे। मुझे वॉलेंटियर चाहिए होगा, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, मुझे बताइए कि स्क्रीन शेयर हो रही है। कोई एक आदमी वॉलेंटियर कर दे, माइक आप सबके पास है। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ अभी। अब जब हम देखते हैं कि भाई कारपोरेट बॉन्ड है, उसकी रेटिंग का भी पता चल गया कि उसका क्रेडिट रिस्क कितना है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है? आपने ये देखना होगा कि अकॉर्डिंग टू आपके पास एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है ना, कि आपकी जो ट्रेजरी सिक्योरिटीज हैं वो आपका एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड से आपने उसको कंपेयर करना है। जब कंपेयर करेंगे उसके साथ तो आप देखेंगे कि क्योंकि आपके बॉन्ड का रिस्क ज्यादा है, क्रेडिट रिस्क ज्यादा है, यानी ऐसा चांसेस हैं कि आप पे ना कर सकें। वो कम या ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द रेटिंग। तो रेटिंग्स को हमने शायद देखा था पिछले पिछले क्लास के अंदर। तो डिफरेंट काइंड्स की रेटिंग होती है, AAA, A+, इस तरह से डिफरेंट रेटिंग्स होती हैं। वो आपकी जो बुक आपको दी हुई है उसके अंदर भी आपको उसका चार्ट मिल जाएगा। तो जो भी उसकी रेटिंग है, आपकी क्रेडिट रिस्क को आप क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं। किस चीज से कंपनसेट करते हैं? आप कहते हैं कि कूपन रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट के, ठीक है। नंबर वन, आपको कूपन रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा। नंबर टू क्या होगा? नंबर टू ये होगा कि आपकी जो प्राइस होगी वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की प्राइस से कम होगी। जी, दो तीन एग्जांपल्स तो मैं आज ही करा दूंगा आपको, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहले मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के दिए थे। सिर्फ एक आदमी ने बताया है मुझे आपकी आज स्टूडेंट में से कि उसने वो क्वेश्चंस कर लिए, बाकी उस पर बोले भी नहीं है। वो काफी सारे क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, तो वो मैं शेयर तो करूँ, लेकिन आपके कुछ इंटरेस्टिंग है। कितने लोगों ने कर लिए हैं वो क्वेश्चंस? काफी सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने कर लिए वो सारे सारे क्वेश्चन। ना भी किए हों। चले, मैं आज वो शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है जी। हाँ जी, स्लाइड शेयर हो रही है।
जी स्लाइड शेयर हुई है, माइक पे आके बताइएगा, मैं हम आपका मैसेज नहीं देख सकूंगा। हमने स्लाइड्स कवर कर ली थी, शेयर हो रही हैं स्लाइड्स, आपको स्लाइड्स नजर आ जी रही जी हैं? हो रही है। जी सर, नजर आ रही है। हमने ये सारा काम कर लिया था, हम पहुंचे थे कॉर्पोरेट बॉन्ड के ऊपर, वहां हम रुक गए थे। ये बाद में कराऊंगा वो, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, हमसे रिलेट करता है मोस्टली, क्योंकि हम वर्क कर रहे होंगे एज अ फाइनेंशियल मैनेजर इन अ कॉर्पोरेशन, इट रिलेट्स टू अस बेसिकली। जी ये आगे क्रेडिट रिस्क क्या होता है। सबसे पहले यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज आर वाइडली रिगार्डेड टू बी रिस्की, क्योंकि गवर्नमेंट का तो कोई चांस नहीं है ना कि वो पे ना कर सके, गवर्नमेंट पे करती है, तो क्योंकि वो उसका चांस बहुत स्लिम चांस है कि वो पे नहीं कर सकेगी, इसीलिए उसका क्रेडिट रिस्क जो है वो जीरो समझा जाता है। जीरो क्रेडिट रिस्क का मतलब है रिस्क फ्री, ठीक है। क्रेडिट रिस्क इज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, कि वो पे नहीं कर सकते। सो द बॉन्ड्स कैश फ्लोज आर नॉट नोन विद सर्टेनिटी। दो चीजें हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो ये है कि उसकी पेमेंट की डेट के अंदर कोई चेंजेस आ जाएं, जिस जिस कारपोरेशन ने वो बॉन्ड इशू किया है उनको कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, उनके पास कैश ही नहीं है पे करने के लिए, ठीक है, तो वो लेट पे करें, या फिर वो जो अमाउंट उन्होंने एग्री की थी उससे कम या ज्यादा, ज्यादा तो खैर कोई भी नहीं पे करता, कम पे करेंगे। लेकिन क्रेडिट रिस्क ये बताता है कि जो आपकी वैल्यू है उससे चेंज हो, चेंज में ज्यादा और कम दोनों चीजें आ जाती हैं, लेकिन कन्वेंशनली अगर कम होगी वैल्यू तो उसको हम लेंगे उसके अंदर, ठीक है। Corporations with higher default risk will need to pay higher coupons to attract buyers to their bonds. Coupons हमें पता है, coupons क्या होते हैं, आपका वो इंटरेस्ट रेट होता है जो आप एनुअली अपने बॉन्ड के ऊपर पे कर रहे थे, और हमारी एजम्पशन ये थी इस चैप्टर के अंदर कि वो जो पेमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, ईयरली भी हो सकती है, सेमी एनुअल भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, ठीक है, मंथली भी हो सकती है। लेकिन हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें एक स्टैंडर्डाइज हमने रखा था कि एवरी 6 मंथ्स आपकी पेमेंट होगी, ठीक है। तो सेमी एनुअल आपकी पेमेंट्स होती हैं कूपन्स की, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करेंगे अपने डेट के ऊपर जो उन्होंने लिया हुआ होगा, अट्रैक्ट बायर्स टू देयर बॉन्ड, सो दैट कि वो आपको लोन दे दें, यानी वो आपका बॉन्ड परचेज करें, राइट। कॉर्पोरेट बॉन्ड की यील्ड क्या होगी, बिल्कुल इस तरह से जैसे बॉन्ड की यील्ड आप निकालते थे। बॉन्ड की यील्ड क्या होती है, बॉन्ड की यील्ड क्या होती है कि आपको रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। और यील्ड की हम दो तरह से यील्ड लेते हैं, एक यील्ड टू मेच्योरिटी होता है और एक होता है आपका यील्ड, ठीक है। एक में आपने वाई निकाला था जिसको परसेंटेज में शो करते हैं, और एक आपने डॉलर वैल्यू निकाली थी कि कितनी डॉलर वैल्यू उसकी बनती है, ठीक है। आपने उसको जो आपका बॉन्ड था उसकी जो कैश स्ट्रीम बनती है, अगर तो जीरो कूपन बॉन्ड है उसकी तो एक ही लमसम होती है ना, आपके दरमियान में कोई उसमें कूपन नहीं होता, जीरो होता है, आपकी जो एनुअल पेमेंट्स नहीं होती उसके। दूसरा आपका बॉन्ड था जिसमें एनुअल पेमेंट्स होती हैं, कूपन रेट होता है। कूपन रेट अगर है तो उसमें आपकी एक कैश स्ट्रीम जनरेट होती है कि आपको हर साल इतना अदना मिलेगा, वो सेमी एनुअली है तो आपको एवरी 6 मंथ्स वो मिलेगा, ठीक है। उसका इंटरेस्ट रेट भी आप उसको सेमी एनुअल को उसी हिसाब से आप उसको उसका निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट रेट 6 मंथ्स का निकाल लेते हैं। तो आपने ये देखना है क्या कैश स्ट्रीम बनी है और एट द मेच्योरिटी आपको क्या मिले, ठीक है। तो yield to maturity of a defaultable bond is not equal to the expected return of investing in the bond, ठीक है। yield to maturity और expected return जो इन्वेस्ट करने का बॉन्ड में है वो सेम नहीं होगी कॉर्पोरेट बॉन्ड में। हायर yield to maturity does not necessarily imply that bonds expected return is higher, ठीक है। हायर yield to maturity का इसके साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है। we'll see, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई है यूएस का कि वो गवर्नमेंट क्या ऑफर करती है, जीरो कूपन रेट उनका 1.7% है, और यहाँ आप देखें तो 0, 1, 2, 3, 4 5 ईयर्स के बॉन्ड के ऊपर
आपकी डिफरेंट कंपनीज ने जो बॉन्ड्स इशू किए 2015 के अंदर, उनके ऊपर उनका रेट ऑफ रिटर्न क्या रहा। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का 1.86 रहा, मैकडोनल्ड कॉर्पोरेशन का 2.84 रहा, ऐसे वेदू इनकॉर्पोरेशन का 3.16 है, जीरोक्स का 4.03 है और गैप इनकॉर्पोरेशन का 4.85। अब आप देखिए ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये डिफरेंस इसीलिए आ रहा है, इसीलिए आ रहा है कि आपका जो अपना क्रेडिट रिस्क है वो बढ़ रहा है। सबसे कम क्रेडिट रिस्क किसका है? जॉनसन एंड जॉनसन का। अब आप इसमें जो आपको जो तीसरा कॉलम दिया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉलम, इसको कहते हैं हम क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड क्या है? जो रिस्क फ्री से ऊपर आप कितना दे रहे हैं, रिस्क फ्री रेट से एक्स्ट्रा जो आप पे कर रही हैं, वो आपका क्रेडिट स्प्रेड है। और क्रेडिट स्प्रेड को बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरेस्ट रेट को हम शो करते हैं, इसको भी परसेंटेज के अंदर शो करते हैं। अगर आप देखें 1.86 माइनस 1.70 करें तो आपके पास 0.16 है। तो 0.16 जो है क्या है इसका क्रेडिट स्प्रेड है। ठीक है, ये क्रेडिट स्प्रेड किसी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू द क्रेडिट रिस्क की वजह से होता है। इस चीज को अच्छी तरह से समझ लें। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि इंटरेस्ट रेट जब उसके अंदर कोई चेंजेस आती हैं तो कैसे वो कम्युनिकेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, किस तरह से आपकी जो सेंट्रल बैंक है उसको किस तरह से बताता है? कोई बताएगा यहाँ पे अगर किसी को पता हो तो? आप कहते हैं जी जो पॉलिसी रेट है सेंट्रल बैंक का, जिसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, पॉलिसी रेट जो है आप कहते हैं जी इंक्रीज कर गया, इतना इंक्रीज कर गया या इतना डिक्रीज कर गया, उसमें क्या यूनिट यूज करते हैं आप? परसेंटेज बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? एनीबॉडी? if anybody is awake, कोई आंसर नहीं आ रहा, डिस्करेजिंग। आई एम वेटिंग। एनीबॉडी ऑन द माइक? इंटरेस्ट रेट के अंदर जब कोई चेंज आता है सर काइबर रेट, न्यूज सर काइबर रेट नहीं, काइबर रेट तो उसका नाम होगा ना, काइबर रेट तो उसका नाम होगा। काइबर रेट होता है जो पॉलिसी रेट के ऊपर आता है, जो ना, ठीक है, उसमें आप जो क्रेडिट स्प्रेड का इजाफा करते हैं, जो इजाफी चार्ज करता है बैंक, वो क्रेडिट स्प्रेड की वजह से चार्ज करता है ना, कि वो अपना भी मार्जिन रखता है उसके अंदर। अच्छा, हाउएवर मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है, मैं उसको रिप्लेस करता हूँ क्वेश्चन को। अगर आपका इंटरेस्ट रेट था, से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 6% था, ठीक है। अब 6% से आपका इंटरेस्ट रेट हो गया 6.5%। तो ये न्यूज किस तरह से आती है? कभी आपने न्यूज गौर से सुनी है? इंटरेस्ट रेट वो अगर 0.5% इंक्रीज हुआ है तो किस तरह से बताते हैं? सर बेसिस पॉइंट्स करके। यस, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। द सेम थिंग विल सर इम्प्लाई इन्फ्लेशन में स्टेट बैंक देती है। तो एक बेसिस पॉइंट किसके बराबर होता है? सर 1%। नहीं, आई थिंक 100 या 1, इन दोनों में से कोई होता है। 100 पे डिवाइड करें 1% को, 1 ओवर 100, 1 बेसिस पॉइंट 0.1। यानी आपका क्या बनेगा? 1% नहीं बनेगा, 0.001 हाँ, 0.001%। हाँ, तो आप उसको कहते हैं बेसिस पॉइंट। तो यहाँ हम क्रेडिट स्प्रेड को जब बात करेंगे तो हम बेसिस पॉइंट में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू स्मॉल होती है। उसी तरह जैसे इंटरेस्ट रेट के हम पॉइंट्स बताते हैं, आपने इंटरेस्ट रेट की एक लोअर यूनिट बना ली है, उसको बेसिस पॉइंट आप कहते हैं, और आपका 1% जो है उसके आप 100 पार्ट्स कर दें, यानी अगर आपका 1% इंक्रीज करता है इंटरेस्ट, तो वो क्या बताते हैं? 100 बेसिस पॉइंट आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया। अब मैंने कहा एग्जांपल दिया आपको, 6% से 6.5% हो गया, तो इसको कैसे आएंगे वो? सर 0.5 बेसिस। हाँ, देखने गलत बताया, 50 बेसिस पॉइंट उसके इंक्रीज हो गए। हाँ सॉरी, 50 बेसिस पॉइंट। यस सर। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको बताते हैं, ठीक।
ये अब आप देखें राइट। जितने भी ये क्रेडिट स्प्रेड के अंदर उसने एक ग्राफ भी बना के दिखाया, बार ग्राफ आपका, इसको वो कहां से निकाल रहा है? वो ट्रेजरी नोट की जो आपकी जो रिस्क फ्री रेट है, जिसे हम ट्रेजरी नोट का रेट लेते हैं, उससे डिफरेंस निकाल रहा है। इससे इसका डिफरेंस निकला तो 1.14 है, ठीक है। 3.16 इसका इसके साथ डिफरेंस निकला तो 2.33 है, ठीक है। इसका इसके साथ डिफरेंस निकला तो 3.15 है। इन द सेम वे आप ऐसे उसको आगे भी मूव कर सकते हैं। इस यहाँ पे 1 2 3 4 कंपनीज का शो किया है, और क्रेडिट स्प्रेड इज ड्यू टू द क्रेडिट रिस्क, ठीक है। ये क्या है? ये रेट ऑफ रिटर्न है जो कि आपका लेंडर, जो कि पब्लिक है, जनरल पब्लिक, जिसको आपने अपना बॉन्ड सेल करना है, वो डिमांड करता है कि अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो ठीक है, मैं आपका बॉन्ड ले लेता हूं, लेकिन आप मुझे पे भी ज्यादा करें ना। तो वो आपसे एक्स्ट्रा जो रिटर्न मांगता है उसको हम क्रेडिट स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। आगे इसके क्वेश्चंस आएंगे तो फर्दर क्लियर हो जाएगा आपको। आगे मूव करते हैं। ये स्लाइड क्लियर है? अच्छा, बॉन्ड की रेटिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो क्रेडिट रिस्क है वो यहां से पता चलता है। सेवरल कंपनीज रेट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बॉन्ड्स, कि कौन सा बॉन्ड क्रेडिट वर्दीनेस, उसकी परफॉर्मेंस है कि हाउ द बॉन्ड इज पेइंग, ठीक है, उसकी हिस्ट्री के हिसाब से। आपकी दो कंपनीज हैं जो रेटिंग करती हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज। दीज रेटिंग्स हेल्प इन्वेस्टर्स असेस क्रेडिट वर्दीनेस। तो ये एक तरह से आपकी, क्योंकि ये जो क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं ये लेटर्स के अंदर होती हैं, ए बी सी इस तरह से, और ट्रिपल ए ट्रिपल बी इस तरह से करती हैं। तो ये आपको एक तरह से बता रही होती हैं कि किसका क्रेडिट रिस्क कम है और किसका ज्यादा, ठीक है। नहीं, ये टेबल आ भी गया जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ठीक है। मूडीज कैसे करता है देखें, ट्रिपल ए नंबर ऑफ पब्लिक फर्म्स 3, ये क्या आ रहा है? बॉन्ड रेटिंग्स एंड द नंबर ऑफ यूएस पब्लिक फर्म्स विद दीज रेटिंग्स इन मार्च 2016 का डाटा है पब्लिक फर्म्स का। डिस्क्रिप्शन आप देख लें। ट्रिपल ए रेटिंग जो पुअर्स, स्टैंडर्ड एस&पी की है और जो मूडीज की है, मूडीज उसको फर्स्ट लेटर कैपिटल ए लिखता है, आगे वाले स्मॉल लिख रहा है, ठीक। इस तरह से बीबीबी है, और इसमें आपका ये फर्म्स है उनकी, judged to be the best quality, they carry the smallest degree of investment risk and are generally referred to as gilt type, ठीक है। ये gilt type इसको ट्रिपल ए को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हाई ग्रेडेड बॉन्ड्स, डिफरेंट इनका वो है, ठीक है। तो ये आप इसको रीड कर लीजिएगा, ये सिर्फ रेटिंग के लिए है, और इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, मूडीज की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की नहीं दी हुई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दो डिफरेंट हैं फॉर्म्स हैं जो रेटिंग करती हैं, और ऑलमोस्ट एक जैसा मीनिंग है दोनों का, ठीक है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर आप करेंगे। तो सबसे जो लोअर रेटिंग है, ठीक है, वो मूडीज की जो है वो, और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की सी और डी, ट्रिपल सी, डबल सी, इस तरह से ये सारी इनकी ये ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज कौन सी हैं? माइक्रोसॉफ्ट, जॉनसन एंड जॉनसन, एक्सन मोबिल। ये जो ऑयल के एक्सट्रैक्शन और ऑयल से रिलेटेड उसके अंदर कामों में है एक्सन मोबिल। इसने पाकिस्तान के अंदर भी काम किया था ऑयल एक्सट्रैक्शन का, ये कराची के अंदर जो काम हुआ था। देखिए, however, mobile was downgraded at the end of April। ये उसका सोर्स वगैरह दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। दीज आर जस्ट द बेसिस, हम जिसके बेस के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे अपने, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड की रेटिंग्स जो है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड, स्पेकुलेटिव बॉन्ड जो है वो, अब यहाँ से आप देख सकते हैं स्पेकुलेटिव बॉन्ड यहाँ पे। स्पेकुलेटिव वो होते हैं जिनके रिस्क हाई, बहुत हाई रिस्क होता है और रिटर्न भी काफी हाई होता है, ठीक है। इसमें आपके जंक बॉन्ड आ जाते हैं और हाई यील्ड बॉन्ड आ जाते हैं। हाई यील्ड बॉन्ड से आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है। द रेटिंग्स डिपेंड ऑन द रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी। रेटिंग भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है, आपका रिटर्न भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। आप यूं कह लें कि वो जैसे जैसे उसका रिस्क बढ़ता जाएगा तो एक काइंड ऑफ गैम्बलिंग हो जाती है। तो गैम्बलिंग को आप स्पेकुलेशन भी तो कहते हैं। तो स्पेकुलेटिव बॉन्ड्स की बॉन्ड होल्डर्स क्लेम्स टू एसेट्स इन द बैंक्रप्सी।
अगर वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है तो उनका क्लेम बाकी रहता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से लोन वालों का क्लेम होता है कंपनी के ऊपर, उस तरह से बॉन्ड होल्डर्स वाले भी, वो लेंडर्स हैं, वो अपना उन्होंने लोन दिया हुआ है कंपनी को, तो वो उसी तरह से वो क्लेम करेंगे और उसकी जो सीक्वेंस रहेगा पेमेंट का वो वैसे ही रहेगा कि सबसे पहले लोन वालों को लोन पे किया जाता है, उसके बाद फिर प्रेफर्ड स्टॉक और फिर जो बच जाता है तो वो आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स को मिलता है इन केस ऑफ बैंकरप्सी, जब आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। तो रिसेंट पास्ट के अंदर आपने देखा फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो बहुत सारी कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई। कॉर्पोरेट यील्ड का हमने वहां पे भी यील्ड कर्व पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे भी we can plot a yield curve for corporate bonds also just as we can for treasuries। treasuries के लिए हमने किया था, the credit or default spread is the difference between the yield of the corporate bonds and treasury। तो जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से आपकी जो कर्व है वो मोर स्टीप या लेस स्टीप हो जाएगी उसी के हिसाब से, ठीक है। ये भी उसने कुछ डाटा लिया है और यहाँ पे उसने उसको शो कर दिया। कॉर्पोरेट यील्ड कर्व्स फॉर वेरियस रेटिंग्स, मई 2016 का डाटा और यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज इन येलो। येलो में जो है यूएस सिक्योरिटीज है, सबसे आप देखें उसका जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो कम है, उसकी जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो कम है। दिखाता हूँ आपको, मार्क करके दिखाता हूँ। अच्छा, and yield curves for corporate securities with rating AA in blue, उसके बाद ब्लू की जिनका क्रेडिट रिस्क कम है, ठीक है। और नोट हाउ, और जो ग्रीन में है फॉर corporate securities with rating A है, एंड जो BB जिसकी रेटिंग कम है उसका रिटर्न भी ज्यादा है, लेकिन ग्रीन वाली का सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये उस हिसाब से दिया हुआ है, ये यहाँ पे उसका बताया हुआ भी है किसने सोचने लिया। नीचे आपका ईयर टू मैच्योरिटी है, यील्ड टू मैच्योरिटी है, और सॉरी टाइम टू मैच्योरिटी है, और ऊपर यील्ड टू मैच्योरिटी दिया हुआ है परसेंटेज के अंदर। ये फॉर एग्जाम्पल ये अगर 10 ईयर्स की मैच्योरिटी है, 10 ईयर की मैच्योरिटी के ऊपर सर लाइन विजिबल हो गई आपकी? जी जी, बस ये थोड़ा सा ना कंप्यूटर थोड़ा सा ना कम करके हॉल्ट हो जाता है। देखिए ये यील्ड टू मैच्योरिटी है 10 ईयर की, किसकी, ये इसकी ट्रेजरी, यूएस ट्रेजरी की, जो रिस्क फ्री, ठीक है, ये रिस्क फ्री है। अब इसी के ऊपर आप जो रिस्क कम है, ये इसका सर रिस्क कम स्लाइड नहीं चलनी। नहीं नजर आ रही, स्लाइड नहीं नजर आ रही। ओके सर, ओके सर। देखिए कितना फर्क है, ये रिटर्न है, यील्ड टू मैच्योरिटी रिटर्न कितना है, देखिए रिटर्न का जितना जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ता जा रहा है, जबकि आपकी मैच्योरिटी सेम रह रही है 10 इयर्स की मैच्योरिटी के ऊपर। आप देखते हैं इन द सेम वे यू कैन सी ऑन अदर मैच्योरिटीज कि उनका रिटर्न कितना रहता है। तो इसका मतलब है क्रेडिट रिस्क हमें रिटर्न भी ज्यादा दिलाता है ना, क्रेडिट स्प्रेड जो होता है वो हमें रिटर्न भी ज्यादा दिलाता है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के अंदर, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी इसकी। योर फर्म हैज अ क्रेडिट रेटिंग AA, ठीक है। यू नोटिस दैट द क्रेडिट स्प्रेड फॉर 10 ईयर मैच्योरिटी, यानी जिसकी मैच्योरिटी 10 साल की हो और AA का डेट हो, उसकी जो क्रेडिट स्प्रेड है वो क्या है, उसकी क्रेडिट स्प्रेड 90 बेसिस, 90 बेसिस पॉइंट, यानी 0.9%, ठीक है। ये बेसिस पॉइंट इसीलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा था वहां पे। तो 90 बेसिस पॉइंट, क्रेडिट स्प्रेड को आप बेसिस पॉइंट में ही बताते हैं,
ठीक है, 90 बेसिस पॉइंट उसकी क्रेडिट स्प्रेड है। योर फर्म्स 10 years debt has coupon rate 5%. You see that a 10-year treasury note are being issued at par with a coupon rate of 4.5%. What should be the price of your outstanding 10-year bond? क्या होनी चाहिए? ये आपका ये जो कूपन रेट है ये रिस्क फ्री है 4.5%। ठीक है, ये आपका रिस्क फ्री है, ये आपका क्रेडिट स्प्रेड है, तो आप क्रेडिट स्प्रेड को इसके अंदर ऐड करेंगे 0.9, तो ये कितना बन गया 5.4। ठीक है, 5.4% आपका। अगर 5.4% आपकी मेच्योरिटी तो सेम है, 10 ईयर बॉन्ड है, आपका भी फर्म का जो डेट है वो 10 ईयर का है, मेच्योरिटी सेम। ठीक है, और जो आपने देखा है कि भाई 10 ईयर मेच्योरिटी वाले डबल ए डेट के ऊपर वैसे स्प्रेड कितना है वो 90% है। आपको अपना नहीं पता, आपको अपना नहीं पता, आपने ये जनरल देखा, आपने देखा है कि 10 ईयर जिसकी मेच्योरिटी हो और डबल ए का जो बॉन्ड है डेट है उसकी क्रेडिट स्प्रेड क्या है, उसका डिफरेंस कितना है रिस्क फ्री के साथ, यानी ट्रेजरी नोट से उसका डिफरेंस कितना है, उसका डिफरेंस 90 बेसिस का है, यानी 0.9% है। तो अगर आपका डिफरेंस 90 बेसिस पॉइंट का है, यानी 0.9% का है, तो आपने उसको उसके अंदर ऐड कर देना है। तो आपसे आपका जो इन्वेस्टर है जो आपको लोन देगा वो आपसे क्या डिमांड करेगा जी, वो आपसे क्या डिमांड करेगा, वो आपसे डिमांड करेगा 5.4% एनुअल। ठीक है, एनुअली। तो अगर आप इसको 6 मंथ्स पे लेके जाएंगे तो फिर इसको आप डिवाइड कर लेंगे 2 के ऊपर। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देना इसको, तो आपका क्या बनेगा ये 2 से डिवाइड करने के सेमी एनुअली हो जाएगा। सेमी एनुअली उसका जो इंटरेस्ट रेट निकलेगा वो 2.7%। ठीक है, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली। ठीक है, सेमी एनुअल 2.7% है। अब आप ये देखें आपका जो बॉन्ड है वो क्या कूपन पे कर रहा है, वो पे कर रहा है 5%। अगर 5% पे कर रहा है और इसकी फेस वैल्यू को हमने कहा था कि हम जनरली 100 या 1000 लेते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर 100 हो इसकी वैल्यू, ठीक है 100 वैल्यू हो तो 5% क्या बनेगा, आपकी $5 की स्कीम बनेगी। ठीक है, फॉर 10 ईयर्स, ऐसे फॉर 10 ईयर्स आपकी स्कीम बनेगी $5 की। और 10th ईयर में आपको क्या मिलेगा, 10th ईयर में आपको $100 वापस मिल जाएगा। जो $100 आपने जो आपने लोन दिया था उसकी फेस वैल्यू आपको वापस मिलेगी। ऐसे ही है ना, ये बन गई एन्युटी और ये एक ये वैल्यू। ठीक है, और किस रेट पे आपको ये मिलेगा, इसमें क्या रेट रहेगा, रेट आपका ये। तो हमने तो पूरा क्वेश्चन क्रैक कर लिया। नाउ यू कैन फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। आप देख सकते हैं कि आपका बॉन्ड जो है वो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। आपके पास ये डाटा है कि रिस्क फ्री जो सेम गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है वो कूपन क्या पे कर रही है, और क्रेडिट स्प्रेड क्या है सिमिलर कूपन के ऊपर जो आप इशू करने जा रहे हैं वो 90 बेसिस पॉइंट है, उसका डिफरेंस है आप उसमें ऐड कर लें। अगर सेमी एनुअल पेमेंट है तो अब आपकी जो स्कीम बनेगी वो $5 की, $5 तो आपका एनुअल है ना, तो इसको भी 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा आपको। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको इसका मतलब $2.5 एवरी 6 मंथ्स मिलेंगे। $2.5 एवरी 6 मंथ्स आपको मिलेंगे। तो आपकी जो स्कीम बनेगी उसमें कितने $2.5 आएंगे, कोई बताएगा? आप में से कोई बताएगा? कुछ समझ आ रही है? बैठे हैं क्लास में, मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। एनीबॉडी? ये सर समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, आप ही बोले, बाकी तो क्लास सोएगी। आप बोले, ये बताएं कि इसकी जो वो बनेगी स्ट्रीम उसमें कितनी पेमेंट होंगी $2.5 की?
सर सेमी एनुअली है तो 2 बनेंगी। 10 ईयर्स का बॉन्ड है। सर 10 ईयर सर 20। 20 बनेगी। तो यस ये सर 20 बनेंगी। तो एक्टिव रहता है ना कभी। अच्छा, अब ये देखें, पहले उसने क्या किया, पहले उसने रेट निकाला है, ठीक है, 5.4%, ये उसने वैसे निकाला है 5 प्लस पॉइंट, दैट्स व्हाई 90 basis point yield to maturity on your debt should be the YTM on similar treasury plus 90। तो आपने इसमें ऐड कर दिया। माइक प्लीज बंद रखिए, क्लास में शोर आ रहा है, जब बात करनी है। Thank you. अच्छा, the fact that 10 years treasuries are being issued at par with coupon 4.5 means that the coupon rate 4.5%. These notes are selling at $100 per $100 face value. कौन सा बोला, किसकी बात करें? गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। $100 है, $100 पे बिक रहा है, उसका कूपन रेट 4.5 है, ठीक है, और उनका यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है, 4.5% है। और आपका जो है YTM कितना होना चाहिए, क्योंकि आपका YTM के अंदर क्रेडिट स्प्रेड है तो आप उसको उसके अंदर ऐड करेंगे, तो आपका YTM 5.4% होना चाहिए, ठीक है। तो कैश फ्लो ऑन योर बॉन्ड्स $5 पर ईयर है, ठीक है, और एवरी $100 के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर। तो अगर आप उसको हर 6 मंथ में पे करेंगे तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो $2.5 आ जाएगा एवरी 6 मंथ। 6 मंथ रेट करस्पॉन्ड टू 5.4% यील्ड इज, तो आपका इसका जो 6 मंथ्स का रेट निकलेगा उससे भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2.7%। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस? एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस? नो। नो सर। ठीक है, अब आपके पास सारी चीजें आ गई, कैश फ्लो आ गया, आपके पास रेट आ गया, डिस्काउंट रेट जिसे कहते हैं, आप एन्युटी बना सकते हैं, आपके पास नंबर ऑफ पीरियड्स भी आ गए, ठीक है, आपकी जो लास्ट पेमेंट है मैच्योरिटी के ऊपर वो भी आ गई। सिर्फ आपने क्या किया, आपने कंपेयर किया है जो ट्रेजरी नोट है उसके साथ, आपने उसे कंपेयर किया है, क्रेडिट स्प्रेड की वैल्यू को एडजस्ट किया है, अपनी पेमेंट्स को एडजस्ट किया है, सेमी एनुअली थी उसके हिसाब से आपने इंटरेस्ट निकाला है, पेमेंट को निकाला है। अब आप इसको देखें, ये सी है आपका, ये आर है, ठीक है, और ये आपके नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, ठीक है, एन है आपका, और ये आपकी लमसम पेमेंट है जो आपको एंड में मिलनी है, लमसम पेमेंट 100। तो आपका बॉन्ड कितने का बिकना चाहिए, 96.94 का बिकना चाहिए। सर ये आप 96.94 का अभी कह रहे हैं कि बिकेगा ताकि मैच्योरिटी पे हमें बेनिफिट हो, ताकि वो 100 रुपए हमारा बन जाए मैच्योरिटी पे। जी, ये इक्वलेंट होगा हमारे जो ट्रेजरी वाला जो है उसके उसके 100 के इक्वल होगा। इसमें जी जो सर। कमी आ रही है वो कमी जी उसकी सर। वजह से आ रही है, जो क्रेडिट स्प्रेड है उसको हमने एडजस्ट किया है प्राइस के अंदर। जी सर। मैंने 2 बातें की थी, मैंने कहा था कि एक तो आपसे इन्वेस्टर कहेगा कि आप हाई रिटर्न दें, नंबर 2 वो आपको सेम प्राइस पे नहीं लेगा, आपसे कम प्राइस पे लेगा। 2 चीजें होंगी, प्राइस भी कम लेगा, और यानी जो आपका लोन 100 का है लेकिन वो कहता है भी आप 100 में तो नहीं लेता, मैं आप इससे कम करेंगे तब लेंगे। दूसरा वो कहेगा कि आप जो रिटर्न जो देंगे 100 पे जो रिटर्न देंगे उसको भी थोड़ा इंक्रीज करें, तब मैं आपका क्रेडिट रिस्क को कवर करता हूँ, ओके, मैं इन्वेस्ट करता हूँ आपके बॉन्ड्स के अंदर, जी सर। ठीक है। जी तो सर, थैंक यू। आगे इसकी वैल्यूएशन के अंदर यही बताया हुआ उसने, ठीक है। जी। Your bond offer a higher coupon, 5% versus 4.5 than treasuries of the same maturity, but sell for a lower price. The reason is the credit spread. Your firm's higher probability of default leads investors to demand a higher YTM on your debt. To provide higher YTM, the purchase price for the debt must be lower. आप डिस्काउंट करेंगे ना YTM के ऊपर, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि इनका दोनों का आपस में, प्राइस का और YTM का आपस में ताल्लुक है। तो आपका YTM जैसे ही इंक्रीज करता है तो आपकी प्राइस डिक्रीज होती है, क्योंकि आपने उसको एज ए डिस्काउंट फैक्टर यूज करना होता है, ठीक है। तो आपका ये आपका रिजल्ट है। तो इन द सेम वे यू कैन अंडरस्टैंड हाउ यू सेट द प्राइस ऑफ योर बॉन्ड। ये कंपेटिटिव प्राइस आपने मार्केट प्राइस उसकी निकाली, तो इसके ऊपर आपका जो इन्वेस्टर है
आप कैलकुलेशन करेंगे, आपका इन्वेस्टर या तो कैलकुलेट करेगा या ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर जो भी उसका ब्रोकर होगा वो ये कैलकुलेशन करेगा और कहेगा इतनी वैल्यू पे ये एक्सेप्टेबल है, इससे ज्यादा पे इससे ज्यादा प्राइस पे एक्सेप्टेबल नहीं है, और इससे इससे कम वाईटीएम पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दोनों चीजें, ठीक है, दोनों लिंक्ड हैं आपस में। एनी क्वेश्चन? इसको अच्छी तरह से समझ लें। बॉन्ड्स का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो आज हम पार्ट कर रहे हैं, पीछे तो हमने बेसिस बनाई थी ना, मॉडल्स देखे, कैलकुलेशंस देखी, एक्चुअल है जो कॉर्पोरेशंस के जो बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड, वो किस तरह से अपनी प्राइसिंग को सेट करते हैं और किस तरह से अपनी यील्ड टू मैच्योरिटी को सेट करते हैं, वो यहां पे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। शुड आई मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल? Should I move to next example? जी सर। Yes sir, yes sir, जी sir, Good. This is clear, huh? Any question regarding this? जी sir. So a similar question, a similar example we'll do next. अभी हम थोड़ी स्पीड ज्यादा रखेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? जो फर्म हैज अ क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए। अब आपकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो गई। जैसे क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी तो क्या होगा? क्रेडिट स्प्रेड कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा क्रेडिट स्प्रेड, बेसिस पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे। पहले डबल ए थी तो आपकी जो क्रेडिट स्प्रेड थी वो 0.9 थी, यानी आपकी 90 बेसिस पॉइंट थे, अभी 60 बेसिस पॉइंट हो गए, ठीक है। यू नोटिस दैट द क्रेडिट स्प्रेड फॉर 10 ईयर मैच्योरिटी डेट इज 60 बेसिस पॉइंट। जो क्रेडिट स्प्रेड होता है 60 बेसिस पॉइंट होता है फॉर द ट्रिपल ए बॉन्ड, जो सबसे सिक्योर बॉन्ड है आपका। हमने देखा था कि टॉप पे था ट्रिपल ए, ठीक है। तो इसमें जो स्प्रेड है 0.6 है। Your firm's 10-year debt has a coupon rate of 4%. अब देखें, आपका क्रेडिट रिस्क कम हुआ तो आपका कूपन रेट क्या हुआ? कम हो गया ना, 4% है, वहां 5% था, वहां बेसिस पॉइंट भी ज्यादा थे। तो अब आप कूपन रेट जो पे कर रहे हैं वो 4% पे कर रहे हैं अपने बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। यू सी, अब आप किसको देखेंगे? यू विल सी द ट्रेजरी नोट का जो है कूपन रेट होगा उसको देखेंगे। यू सी दैट 10 ईयर सेम मैच्योरिटी का जो ट्रेजरी नोट है, सेम मैच्योरिटी जरूरी है, ठीक है। 10 ईयर ट्रेजरी नोट्स आर बीइंग इशूड एट पार। एट पार का मतलब जो उसकी वैल्यू है, $100 का है तो $100 पे बिक रहा है, ठीक है, विद कूपन रेट ऑफ 3.6, ठीक है। व्हाट शुड द प्राइस ऑफ योर आउटस्टैंडिंग 10 ईयर बॉन्ड? क्या वैल्यू होनी चाहिए आपकी बॉन्ड? इन द सेम वे यू विल फाइंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? वाईटीएम निकालेंगे अपने बॉन्ड का। 3.65 ट्रेजरी नोट का है और डिफरेंस क्रेडिट स्प्रेड की वजह से 0.6 का है, 0.6 को इसके अंदर ऐड कर देंगे आप, तो आपके पास 4.25 आ जाएगा। अगर आप पे कर रहे हैं सेमी एनुअली, जो कि हमारी एजम्पशन है कि हम सेमी एनुअली पे करें, अगर सेमी एनुअली आप पे कर रहे हैं तो 4.25 को आप 2 से डिवाइड कर दें, तो आपका जो रेट आ जाएगा वो सेमी एनुअल रेट आ जाएगा, 6 मंथ्स का रिटर्न रेट आ जाएगा, विच इज 2.125। 2.125 आपके पास रेट आ जाएगा। अब आप पे कर रहे हैं कूपन रेट 4% का, इसका मतलब 100 के ऊपर आप कितना पे कर रहे हैं? $4 पे कर रहे हैं एवरी ईयर। और अगर आप 6 मंथ्स में पे करते हैं तो $2 पे करेंगे, तो आपके पास कैश फ्लो जो बनेगी वो 4 की बनेगी, सॉरी 2 की बनेगी, और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स 20 होंगे। आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है 2.125 होगा, और आपको एट द एंड ऑफ द एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको $100 वापस मिल जाएगा। तो आप उसी तरह से उसी फॉर्मूले के अंदर डाल के सारी वैल्यूज को यू कैन फाइंड द वैल्यू कि आपकी वैल्यू कितनी कितनी आपकी डिस्काउंट पे रहेगी वैल्यू आपकी क्रेडिट स्प्रेड की वजह से, ठीक है। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये देखें 3.65 के अंदर 0.6 ऐड किया, ये आ गया आपके पास। अब आपने 6 मंथ्स का रेट निकाला तो 6 मंथ्स का रेट आपका ये 2.125 आ गया। आपका $4 पर ईयर था और 6 मंथ्स में $2 पे होगा, ये आपका सी बन गया, ये आपका आर बन गया। नंबर ऑफ पीरियड आपके पास 20 है, तो सिंपली यू विल पुट ऑल द वैल्यूज हियर, सी ओवर आर, और ये ठीक है, और ये 1 प्लस आर, 1 प्लस आर पावर, ठीक है। और ये आपकी लमसम पेमेंट है जो आप करें तो आपका आपके बॉन्ड की वैल्यू इतनी होनी चाहिए,
ठीक है 97.9। समझ आ रही है? Yes, sir. ये पूरा समझ Now you can find the price of your bond. If you are going to issue your bond in the market and you know you have the credit spread table कि कितना credit spread होता है सेम मेच्योरिटी के ऊपर, कितना credit spread होता है, तो credit spread को आपको वहां से मिल जाएगा। आपका अपना कूपन रेट आपने खुद सेट किया होता है, वो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, कूपन रेट क्या है, क्रेडिट स्प्रेड को उसके अंदर ऐड करेंगे, आप उसकी प्राइस निकालेंगे कि उसकी बॉन्ड की प्राइस क्या होनी चाहिए। तो इस प्राइस के ऊपर जब आप वो कूपन रेट पे करेंगे जो कि आप पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी जो वैल्यू निकलेगी क्रेडिट स्प्रेड को जो अकोमोडेट करेगी वो आपकी ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है। ये उसकी वैल्यूएशन दी हुई है इन द सेम वे, आप इसको रीड कर लीजिए। ये देखिए जी, ये कुछ उसने डाटा दिया है, yield spread of long term corporate bonds versus US सिक्योरिटीज, ठीक है। अब वो जो बॉन्ड्स, अब उसने बॉन्ड्स को किस तरह से उसने क्लासिफाई किया, वो बॉन्ड जो ट्रिपल ए बॉन्ड है, वो बॉन्ड जो ए बॉन्ड है यानी जिसकी क्रेडिट रेटिंग ए है, और वो जो डबल बी है, उन उसको उसने शो किया है। आप उसकी स्प्रेड देखें, स्प्रेड क्या आ रही है, और ये नीचे उसका मेच्योरिटी आ रही है, ठीक है। ये 1 ईयर है, ये 2 3 4 5 6 एक ईयर सबका जगह दिया हुआ, ठीक है। 8 ईयर मेच्योरिटी होगी तो ये होगा। अच्छा ये देखिए यहाँ पे कोई मुझे बताएगा यहाँ ये इतना डिफरेंस क्यों आ गया? लेट्स सी आपके आपके जहन में क्या चल रहा है। ये एकदम से इसके अंदर स्पाइक आया है स्प्रेड के अंदर, किस वजह से आया है? सर YTM अच्छा था यहाँ पे। आपने डेट नहीं नोट की यहाँ पे नीचे? सर क्रेडिट रिस्क इंक्रीज हुआ था। नहीं नहीं, आपने डेट नहीं चेक की, ये एक्चुअल डाटा है। ये सर फाइनेंशियल क्राइसिस का पीरियड था भाई। फाइनेंशियल क्राइसिस थे 2009 में सर, जो ओवरऑल दी वर्ल्ड में आया था, तो वो इसी का शायद हाँ इम्पैक्ट होगा। हाँ 2008 के नवंबर में, पता नहीं कौन सी डेट थी, 8 में जो है वो आपका जो बैंक था ब्रदर्स, वो डिफॉल्ट हो गया था, और उसके बाद फिर एक डोमिनोज इफेक्ट चला, जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो बहुत बड़ा बैंक था, तो वो डोमिनोज इफेक्ट के साथ बहुत सारी कंपनीज डिफॉल्ट हुई। जैसे ही कंपनी डिफॉल्ट हुई तो उनका क्रेडिट रिस्क ओवरऑल मार्केट के अंदर राइज कर गया। तो क्रेडिट रिस्क राइज किया तो उसको उसको यहाँ पे वो शो करा, ठीक है, फिर वो आहिस्ता 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 जाके नॉर्मलाइज हुआ। लेकिन स्टिल इफ यू सी, अगर आपकी रेटिंग अच्छी थी बॉन्ड की, तो आप देखें येलो लाइन फिर भी नीचे मूव कर रही है, ब्लू उसके ऊपर, और सबसे ऊपर ट्रिपल बी, और ट्रिपल बी BAA जो है रेटिंग वाला, ये वाली जो रेटिंग है, ये सबसे ज्यादा ऊपर स्पाइक जा रही है। अच्छा इसने 3 लिए हैं, अगर ये बाकी भी ले सकता था तो फिर बहुत सारे लाइंस यहाँ पर जाते। तो ये आप देख लें कि इनका आपस में मेच्योरिटी का और जो आपका जो स्प्रेड है उसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। सर इसमें आपने रेटिंग का अच्छा जो बता रहे हैं, एक मेरा छोटा सा सवाल है कि रेटिंग जितनी अच्छी होगी जी उतना जो है वो स्प्रेड उसका कम होगा, रिस्क मतलब डिफॉल्ट रिस्क कम होगा, वो अच्छी रेटिंग होने की वजह से। जी जी जी, आप बिल्कुल सही समझे। जी सर। उसका डिफॉल्ट रिस्क कम होगा तो उसका स्प्रेड भी कम होगा, ठीक है। उसका स्प्रेड कम होगा तो आपका यहाँ तो हमने सिर्फ स्प्रेड लिखा है ना, उसका स्प्रेड कम होगा तो फिर क्या होगा, उसकी जो उसका जो रिटर्न होगा वो भी कम ही रहेगा। जी सर। मींस आप जो हायर रिटर्न देखते हैं वो हायर रिटर्न हायर रिस्क की वजह से होता है बेसिकली। सर वो तकरीबन मेरे ख्याल में रिस्क फ्री के अप्रोच की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कम रिस्क होता है, तो वो उसके करीब करीब होगा उसका। बिनतेलाल असल में हाँ उसके करीब करीब होगा। जी आपने सर। ये देखना है ना, आपने जो बॉन्ड इशू करना है, आपने जो बॉन्ड इशू करना है, जी सर।
उसकी रेटिंग क्या देती है आपकी कंपनी, जो रेटिंग देती है उसके ऊपर आपको क्रेडिट स्प्रेड की वैल्यू मिल जाएगी। उससे आपको पता चलेगा कि आपका बॉन्ड रिस्की है या नहीं है, डिफॉल्ट के चांसेस जी हैं सर। या नहीं है। तो आप जी सर। उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो वही उनकी बॉन्ड की रेटिंग है। ट्रिपल ए बॉन्ड बेस्ट है, ठीक है, उसका क्रेडिट स्प्रेड सबसे कम है कारपोरेट के अंदर। उससे बेहतर फिर गवर्नमेंट ही है, ट्रेजरी नोट ही है गवर्नमेंट, उससे बेहतर ट्रेजरी नोट है, उससे बेहतर दरमियान में कुछ और नहीं है। सही, ठीक है सर। हाँ, जो लोन मार्केट के अंदर, लैंडिंग मार्केट के अंदर आपका सबसे बेहतर ट्रेजरी नोट है। लेकिन ट्रेजरी नोट आप तो इशू नहीं करते ना, आप तो कारपोरेशन है। जी सर। आप मैक्सिमम कर सकते हैं, आप ट्रिपल ए कर सकते हैं, लेकिन ट्रिपल ए आप कैसे बनाएंगे वो एक डिफरेंट इशू है। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो भी रेटिंग आपको मिली हुई है उस रेटिंग के ऊपर आपने बॉन्ड इशू करना। जी सर, बिल्कुल ठीक है। रेटिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती वो एक सेपरेट फील्ड है, ठीक है, पूरा जी सर। फाइनेंस का एक सेपरेट फील्ड है, रेटिंग कैसे करते हैं। जी जी सर। So we are given with the rating. With the rating, we know what is the spread. So with the spread, we can find the return, and we can also, if we know the return, we can find the price of our bond. ठीक है, तो वो मार्केट में किस प्राइस पे हम उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे एक बात तो हो गई ना तय कि आपका जो बॉन्ड है वो डिस्काउंट पे ही बिकेगा ज्यादातर। ठीक है, डिस्काउंट पे ही जाएगा वो मार्केट के अंदर। अच्छा, ये क्या है जी, ये भी उसी तरह का डाटा है। ये क्या दिखाया गया है, ये शॉर्ट टर्म लोन का दिखाया है टू मेजर इंटरनेशनल बैंक्स। ये लाइबोर रेट है, लाइबोर रेट बिल्कुल उसी तरह से जैसे काइबोर है। काइबोर बेसिकली इसी की ही वो कॉपी है। तो ये इंटरबैंक रेट है। इंटरबैंक रेट का क्या होता है, इंटरबैंक रेट वो होता है जिसमें बैंक्स आपस में एक दूसरे को लोन देते हैं। ठीक है, और जो आपका बेस होता है उसके ऊपर वो ऐड करते हैं आप अपना प्रॉफिट। अगर कोई जाता है ना लोन लेने के लिए बैंक के अंदर, तो वो कहते हैं जी काइबोर प्लस इतना आपका रेट बनेगा। इतना, वो जो प्लस होता है वो उनका वो मार्जिन होता है। वो मार्जिन किस चीज का ले रहे होते हैं, वो भी रिस्क का मार्जिन ले रहे होते हैं, क्योंकि आप भी तो डिफॉल्ट कर सकते हैं। दो वो आपसे कोलेटरल लेते हैं, आपसे गारंटी वगैरह लेते हैं, कुछ मॉर्गेज वगैरह रखते हैं, कुछ कोलेटरल लेते हैं, लेकिन स्टिल चांस होता है चाहे आप बहुत ही अच्छे हो तो वो आपका जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसको कंपनसेट करते हैं, उसके साथ मार्केट कंडीशंस और सारी चीजों को कंपनसेट करते हैं जो उसके अंदर ऐड करते हैं। आप कहते हैं जी मैंने गाड़ी लेनी है, बैंक में गए आपने, वो कहते हैं, आप कहेंगे जी हाँ जी बताएं जी कितने परसेंट पे दे रहे हैं, वो कहेंगे काइबोर प्लस इतने पे दे रहे हैं। तो ये काइबोर वो होता है जिसमें बैंक आपस में एक दूसरे के साथ लैंडिंग करते हैं। ठीक है, या ये कह लें कि ये वो रेट होता है जिस पे सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक्स को लोन देता है, क्योंकि बैंक्स को भी क्रेडिट की जरूरत होती है ना, सम टाइम वो शॉर्ट ऑफ कैश हो जाते हैं तो वो फिर उनसे लोन लेते हैं सेंट्रल बैंक से, और वो लोन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। वो 24 आवर्स के लिए भी हो सकता है, 12 आवर्स के लिए भी हो सकता है, एक दिन के लिए हो सकता है, 24 आवर्स, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, एक वीक के लिए। तो डिफरेंट रेट्स होते हैं उसके। ठीक है, फिर वो उसको उस रेट को उसी हिसाब से, जैसे हमने एनुअल रेट को हम सेमी एनुअल रेट के ऊपर लेके आए थे, उसी तरह से उस रेट को एडजस्ट करते हैं और उसी रेट को हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो काइबोर प्लस आपको मिल जाएगा अगर आप एज अ कारपोरेशन जाके आप अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड के साथ हम कर लें, खत्म हो गया ये, मुझे लग रहा था कि कुछ और रहता है। अच्छा जी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्विज क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपके उसके ऊपर डाल दूंगा डिस्कशन फोरम पे आफ्टर द क्लास, तो देख लीजिएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, आप देख सकते हैं इजीली। सर इसमें इसमें हुआ हुआ है नहीं, ये वैसे क्विज है, सर, ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन। क्विज 2 आप जी सर, उसमें तो हम लोग आंसर नहीं कर पा रहे, वो बंद हुआ हुआ है। जो पहले दिया था जी सर, जो पहले दिया था आपने, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से आ रहा है वहां पे। जी जी, अच्छा चलो मैं उसको चेक कर लूंगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक अपेंडिक्स भी है। अपेंडिक्स इसके अंदर है, ये स्लाइड्स आपके मिली हुई होंगी, यील्ड कर्व एंड द लॉ ऑफ वन प्राइस।
अब इसमें वो कहता है कि एक एक्स्ट्रा चीज उसने ऐड की है, उसने वो कहता है कंपेयर करना चाहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड के साथ अपने बॉन्ड को कंपेयर करना चाहते हैं, यानी जो गवर्नमेंट के बॉन्ड के साथ अपने बॉन्ड को कंपेयर करना चाहते हैं, तो कैसे कंपैरिजन करेंगे। ये कुछ स्लाइड्स हैं यहाँ पे, अब इसको अगर आप खुद से देख लें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसमें वो क्या करता है, आपको YTM दिया हुआ है 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का। जीरो कूपन बॉन्ड है, यानी 1 ईयर का बॉन्ड है तो 1 ईयर के बाद आपको लमसम 1 पेमेंट मिलेगी ना। 2 ईयर का है तो 2 ईयर के बाद आपको लमसम 1 पेमेंट मिलेगी। 3 ईयर का है तो 3 ईयर के बाद आपको लमसम पेमेंट 1 मिलेगी। तो जो भी आपको पेमेंट मिलेगी उसके ऊपर आपकी जो प्राइसिंग है वो भी दी हुई है, ये पूरा उसने टेबल बना के दिया हुआ है आपको, ठीक है। यील्ड एंड प्राइसेस पर $100 फेस वैल्यू फॉर जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक, ये उसने दिया हुआ है। और इसको कहता है कि आप कंपेयर करेंगे इसके साथ अपने बॉन्ड के साथ, ठीक है। For a 3-year $1,000 bond with 10-year annual coupons considered earlier, we can use equation, जो equation पीछे हमने यूज की है, calculate the price using the zero coupon yield। तो अब आपने इसमें क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो, मैं आपको थोड़ा सा इसको आइडिया दे दूं, इसमें जो आपका जो फेस वैल्यू है वो $100 है, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड है, ठीक। इसमें ये आपका रिटर्न जीरो कूपन बॉन्ड, आप इसी रिटर्न को उठाएं 1 ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए इसको उठाएं, थर्ड ईयर के लिए इसको उठाएं, फोर्थ ईयर के लिए इसको उठाएं, ये डिफरेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब आप देखना चाहते हैं कि यार इसके कंपैरेटिव में अपना बॉन्ड इशू कर रहा हूं, तो मैं जो अपना इन्वेस्टर है उसको एक इक्वलेंट जो है रिटर्न दूं, इन सारी चीजों को, रिस्क वगैरह को सामने रखते हुए, ठीक है। तो आप ये वाले जो यील्ड टू मैच्योरिटी है इनको उठा लेंगे, ठीक है। इसमें उसमें आप एक यील्ड टू मैच्योरिटी यूज कर रहे थे ना, अभी आप ये मल्टीपल यूज करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए ये यूज करेंगे, सेकंड के लिए ये यूज करेंगे, थर्ड के लिए ये यूज करेंगे, फोर्थ के लिए ये यूज करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना, YTM आप चेंज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला देखें ना, यहाँ YTM फर्स्ट ईयर का डिफरेंट है 3.5% है, इसका डिफरेंट है, और जितने आपकी ये देखें, ये YTM 1 है, ये YTM 2 है, YTM 3, YTM 4। तो आप इसको देखेंगे, पहले सेम लेते थे ना, अब यहाँ पे आप डिफरेंट ले रहे हैं, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, ठीक है। और 3 इयर्स का ले रहे हैं बॉन्ड, 3 इयर्स का बॉन्ड, ठीक है, ये 3 इयर्स का बॉन्ड है आपका, इसकी ये वैल्यू, ठीक है। 10% है, तो 10% का मतलब क्या है, हर ईयर, एवरी ईयर यू हैव टू पे $100 ना, तो वो $100 का आपका जीरो कूपन बॉन्ड है, ठीक है। उसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं आपने, जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर आप समझे कि ये एक ही बॉन्ड है, आपको पता है जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर क्या होता है, 1 लमसम पेमेंट होती है ना एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो 1 लमसम पेमेंट आपकी जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ 1 ईयर पे ये होगी, और 1 जीरो कूपन बॉन्ड फॉर 2 इयर्स मैच्योरिटी का ये होगा, और 3 ईयर मैच्योरिटी का ये होगा, ठीक है। आपने उसके साथ कंपेयर करना, और ये आपकी एक्चुअल वैल्यू जो आप पे कर रहे हैं, आपने उन्हीं वैल्यूज को लेके उसकी प्राइस निकाल दी, उसको डिस्काउंट कर दिया उन्हीं रेट्स के ऊपर। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एवरेज निकल आए इन सारी जो डिफरेंट रेट्स आ रहे हैं ना जीरो कूपन बॉन्ड, 3.5%, 4%, 4.5%, आपका जो बॉन्ड है वो तो क्योंकि एक से ज्यादा सालों के लिए है ना, जीरो कूपन बॉन्ड तो है नहीं आपका है 3 इयर्स के लिए, आपने हर ईयर पे करना है। तो अगर ये डिफरेंट रेट्स के साथ आप इसको करेंगे और ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अगर ये प्रेजेंट वैल्यू हो आपके पास तो ये सेम होगी ना, अगर जीरो कूपन बॉन्ड डिफरेंट मैच्योरिटीज वाले अगर आप डिस्काउंट बैक करते हैं तो सेम वैल्यू ये बनेगी आपके पास। अगर ये वैल्यू बनेगी आपके पास तो इसी वैल्यू को आप उठा लें, इसी फॉर्मूले में डालें और यहाँ y को गायब कर दें, तो y निकाल लें यहाँ से, ठीक है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ स्लाइड, ये देखो यहाँ आप इसको चेंज कर, इसको कहें, ये आपके पास वैल्यू आ गई, p आपके पास ये आ गई, आपने निकाल लिया। डिफरेंट जीरो कूपन बॉन्ड्स के ऊपर आपने डिस्काउंट बैक करके उसकी वैल्यू निकालनी, 1 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड, 2 ईयर कूपन जीरो कूपन बॉन्ड, 3 इयर्स जीरो कूपन बॉन्ड, तो 3 डिफरेंट आपने निकाल ली। तो निकालने के बाद उसकी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई, प्रेजेंट वैल्यू को अब आप यूज करें, प्रेजेंट वैल्यू को यूज करके आपने कैश स्ट्रीम वही यूज की,
अब आप वाई यूज करें तो आप क्या करें, बेसिकली आप एवरेज निकाल रहे हैं उन सारी प्राइसेस का जो जीरो कूपन बॉन्ड पे डिफरेंट मेच्योरिटीज के ऊपर आपको मिल रहा है। 3.5% मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4.5% मिल रहा है। इन सब का एवरेज निकाला आपने तो आपके पास ये आप एक्सेल के साथ निकाल 4.4 आ रहा है एवरेज। ठीक है जी मेरी बात समझ आई आपको? जी सर वहां पे आपने डिफरेंट जो है वो हर ईयर के अलग अलग YTM के हिसाब से आपने लिया है उसको जी। और उसको यहाँ हमने पे यूज किया, हाँ उसको हमने और यूज यहाँ किया प्रेजेंट वैल्यू, और फिर उसी यहाँ प्रेजेंट वैल्यू को यूज करके हमने एवरेज जो रेट ऑफ रिटर्न है वो निकाल लिया। ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, ये YTM होना चाहिए। जी सर ये एग्जैक्टली इक्वल होगा आपके जीरो कूपन बॉन्ड्स के। जीरो कूपन बॉन्ड पे। ठीक है, आप जी इसको सर इक्वलेंट करेंगे। इन स्लाइड्स को आप जरा खुद से देख लीजिएगा। जी सर ठीक है, जी जी तो अभी आप ब्रेक ले लें 30 मिनट्स का। जी 8 सर बजे हम आएंगे। मैंने दूसरा सेशन क्रिएट किया हुआ है, हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पिछला टॉपिक था, आज हम इस टॉपिक को हमने समझे के कंप्लीट कर लिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा आप टेलीग्राम पे डालिएगा। ठीक है, डिस्कशन फॉर्म आज आपका ओपन कर दूंगा, इसकी क्वेश्चन डाल दूंगा। स्टॉक वाला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज हम फिनिश नहीं कर सकेंगे। ठीक है, उसका हम थोड़ा सा कर लेंगे, 1 घंटे का और सेशन हमें लेना। तो अभी आप ब्रेक ले लें, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, फिर जी हम सर इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। ठीक है, ओके, वापस आइएगा।